तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम रानी को देख पाते हैं जो कि बड़ी बारिश में दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर वो पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, इसलिए आप उसे जल्द से जल्द बचा लें और उसे अरेस्ट भी कर लें। और ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज के द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक कंपाउंडर है और वो अपने एक मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर आया था। और हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है कि दरअसल में रानी भी इसी घर पर रहती है। थोड़ी देर के बाद रानी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु जो है वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लग पड़ता है। अब यहाँ पर अभिमन्यु जो है वो रानी को पसंद करता है, तो वही रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु जो है वो अक्सर किसी न किसी बहाने से यहाँ पर आया करता है। अब यहाँ पर रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके कुछ फेस की डमीज जो है वो यहीं पर रह जाती है। तब अभिमन्यु ने देने के लिए दौड़ता हुआ रानी के पार्लर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी हालत पूरे तरीके से टाइट हो चुकी थी। यहाँ पर रानी उसे थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। अब यहाँ पर रानी जो है वो अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु कहीं भी नहीं जाता है, बल्कि रानी के पार्लर के बाहर ही बैठा रहता है। अब यहाँ पर बारिश भी होने लगती है, लेकिन फिर भी वो यहीं पर बैठा था। अब यहाँ पर रानी जब उसे ऐसा बैठा हुआ देखती है तो वो तुरंत ही अभिमन्यु के पास जाती है। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। अब यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के चलने को भी कहता है, और रानी भी हाँ कह देती है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऋषु भैया की, जो कि यहीं से निकल रहे होते हैं। और ऋषु भैया ने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटवा लिया था। अब ये हाथ कटवाने वाला सीन पिछली मूवी के रेफरेंस से आया है। फिर ये सीन दुर्लभा से पहले इसका एक और पार्ट भी आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें। खैर, अब यहाँ पर मालूम चलता है कि ऋषु ने अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए अपने एक हाथ को काट दिया था और लाश के पास फेंक दिया था, और उसके बाद ये दोनों उस शहर से भाग के आगरा में आ गए। अब यहाँ पर ऋषु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ पर अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं, और वो दोनों मौका देख रहे हैं कि वो यहाँ से कब भागें। और यहाँ पे इनकी कोशिश है ये किसी तरीके से थाईलैंड भाग जाए, इसलिए ऋषु जो है वो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाता है। यहाँ पे ऋषु ने इस ट्रैवल एजेंट के साथ जुगाड़ भी कर लिया था। अब यहाँ पे ये ट्रैवल एजेंट भी कहता है कि 2 महीनों के बाद ही वो दोनों भी थाईलैंड पहुँच जाएंगे। वहीं पे ऋषु जिस जगह पे रहता है उस जगह की जो मकान मालकिन है वो पूनम है, और यहाँ पे जो पूनम है वो ऋषु से प्यार करती है, और पूनम ऋषु के साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाना चाहती है। इसलिए ऋषु जो है वो हमेशा पूनम से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। जिसके अगले दिन ऋषु जो है वो रानी से मिलता है। वो उसे ट्रैवल एजेंट गुड्डू के बारे में भी बताता है कि वो दोनों 2 महीनों के बाद थाईलैंड पहुँच जाएंगे। तो वही रानी अभिमन्यु के बारे में ऋषु को बताती है कि अभिमन्यु जो है वो उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जिसके बाद हम लोग अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल में आज फ्राइडे का दिन था और आज ही अभिमन्यु रानी के साथ पिक्चर देखने के लिए जाने वाला था। अभिमन्यु थिएटर पहुंच जाता है और वहां की सारी टिकटें भी खरीद लेता है। जिसके बाद अभिमन्यु यहीं पर खड़ा होकर इंतजार करने लग पड़ता है, लेकिन वहां रानी नहीं आती है। वो तो दरअसल में ऋषु के साथ रंगरलियां मना रही होती है। तो यहाँ पर अभिमन्यु को इंतजार करते हुए काफी समय भी हो चुका था। 9 बज चुके थे, लेकिन अब भी रानी यहाँ पर नहीं पहुँचती है। इसलिए अभिमन्यु तुरंत ही रानी के यहाँ पर पहुँचता है। रानी यहाँ पर अभिमन्यु से माफी मांगती है, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु कहता है कि माफी ना मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ पिक्चर देखने के लिए चलो। जिस पर के रानी इस बार भी हाँ कह देती है। जिसके बाद एक मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं। यहाँ पर रानी ऋषु को सब कुछ बता देती है कि आज ऐसा सब कुछ हुआ है। लेकिन तभी जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी यहाँ पर एक चोर आता है और रानी के पर्स को लेकर यहाँ से भागने लग पड़ता है। ऋषु उसका पीछा तो करता है, लेकिन बीच में जब उसे पुलिस दिख जाती है तो वो यहाँ से भाग जाता है। और पुलिस भी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ने लग पड़ते हैं और बाद में वो रानी का एड्रेस पता करते हैं और रानी के यहाँ पर जाते हैं। दरअसल में उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया
लिया था, इसलिए वो यहाँ पर रानी का पर्स वापस करने के लिए आए थे। लेकिन अब यहाँ पे इंस्पेक्टर किशोर को शक है कि रिशु अब भी जिंदा है, मरा नहीं है, और ये दोनों यही आगरा भाग कर आए हैं। जिसके बाद रानी जो है वो थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है, जहाँ पर हम रिशु को भी देख पाते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर किशोर को भी। कहीं न कहीं रिशु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। अब उसे मालूम पड़ चुका था कि पुलिस वाले जो हैं वो रानी का पीछा कर रहे हैं और उस पर नजर भी बनाए रखे हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकाल कर तोड़ देता है। रानी जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर बाद में रिशु ही रानी से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वाले जो हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों को हम पर शक हो गया और ऐसा भी हो सकता है अगले दिन पुलिस स्टेशन बुलाए तुम्हें। अब यहाँ पर जैसा कि रिशु ने कहा था, अगले दिन ही रानी को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर किशोर जो है वो रानी से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है। वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया है और पता चला है कि तुम एक लड़के से काफी देर तक बात करती हो, आखिर वो है कौन? तो यहाँ पर रानी उन्हें बताती है कि वो उसका दोस्त है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की और उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि इसको अब वो संभालने वाले हैं और साथ में वो रानी को ये भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा था और मैं उसका चाचा हूँ, तो इस वजह से अब ये केस पर्सनल हो चुका है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बताता चलूं कि पिछले पार्ट में रानी और रिशु ने मिलकर नील को जान से मार दिया था। यहाँ पर रिशु ने अपना हाथ काट के नील के पास फेंक दिया था ताकि सबको लगे नील के साथ रिशु भी मारा जा चुका है। ये दोनों वहाँ से भाग गए थे। अब यहाँ पर वो कहता है कि रिशु को जरूर से बताना कि इस केस को अब मोंटू चाचा हैंडल कर रहे हैं और उससे जरूर से मेरे बारे में पूछना। लेकिन फिलहाल तो मोंटू चाचा रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि वो घंटों तक किससे बात करती रहती है और तुम जिससे बात करती हो वो अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता रहता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। तब मोंटू चाचा कहते हैं तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि रिशु जो है वो यहीं पर और जिंदा है और वो उसे पकड़ कर रहेंगे। अब रानी जो है जिस जगह पर रहती है उसी जगह के आसपास पुलिस वाले जो है वो रिशु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर रिशु को भी बहुत अच्छे से मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले जो हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं। एक दिन रिशु देखता है कि ट्रैवल एजेंट को भी अरेस्ट कर लिया गया है जो कि इन दोनों को थाईलैंड पहुंचाने वाला था। वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। अब पुलिस वाले रिशु को ढूंढते हुए पूनम के यहाँ पहुंच जाते हैं जो कि रिशु की मकान मालकिन है। अब यहाँ पर पूनम तुरंत ही रिशु के पास पहुँचती है और वो कहती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए आए हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं? जिस पर के पूनम समझ जाती है कि वो कुछ जरूर से छुपा रहा है, इसलिए वो पुलिस वालों के सामने जाकर कह देती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती है और तब पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। पूनम ने शायद पुलिस वालों को इसलिए कुछ नहीं बताया ताकि वो जो चाहती है वो अब उसे मिल जाए। तो वही रात होते ही रिशु जो है वो रानी के घर पर घबराता हुआ जाता है और वो रानी को बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो उन्होंने भागने का सपना देखा था, जिंदगी जीने का सपना देखा था, वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट वाला अरेस्ट हो चुका है और मोंटू चाचा जो है वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो मोंटू चाचा को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, जब वो किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो बहुत अच्छे से पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर रिशु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा, तभी नीचे से किसी की आवाज आती है। दरअसल में वहाँ पर अभिमन्यु होता है और तभी यहाँ पर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रिशु से कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढेंगे और वो दोनों ही आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर अगले फ्राइडे अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे और यहाँ पर अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था। तो रानी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर अभिमन्यु बहुत ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, जिस पर के अभिमन्यु पूरे तरीके से हैरान हो चुका है। दरअसल में रानी का यही प्लान है जिसमें कि वो पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभिमन्यु से शादी कर लें। लेकिन ये चीज कहीं न कहीं रिशु को अच्छी नहीं लगी थी। उसने रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले 3 दिन के बाद यहाँ पर अभिमन्यु और रानी की शादी थी और यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ पर रिशु भी मौजूद था। कहीं न कहीं रिशु को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसी की आंखों के सामने वो अपनी बीवी को शादी करता हुआ देख रहा है। अब सुहागरात वाले दिन अभिमन्यु रानी के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये रानी तो सिर्फ और सिर्फ रिशु को चाहती है, इसलिए वो उसके साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर
पर अभिमन्यु को समझाती है कि उसने सिर्फ उसके साथ शादी की है और अभी वो उसके साथ कोई भी जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती है, क्योंकि वो अभी भी रिशु को नहीं भूल पाई है। अब यहाँ पर अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसके परिवार के सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, तब से ही अभिमन्यु बिल्कुल ही अकेला है। तब से अभिमन्यु जो है वो यहाँ पर रानी के करीब आने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कोई जिद नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन तो रानी भी उसके प्यार में पिघल ही जाएगी। और एक रात रानी जो है वो अभिमन्यु को पंडित जी की बुक के बारे में बताती है, जिसकी रानी बहुत ही बड़ी फैन है। अब यहाँ पर रानी ने दिनेश पंडित की सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन अभिमन्यु ने भी उसकी कोई बुक नहीं पढ़ी। यहाँ दूसरी तरफ पूनम जो है वो रिशु के करीब आने की कोशिश कर रही थी, और जब वो पास आ रही थी तब दूर से रानी ने सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद यहाँ पर रिशु जो है वो दौड़ता हुआ रानी के पास आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूनम जो है वो उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रानी जो है वो रिशु को एक दो बात सुनाकर अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारी शराब पी लेती है और नशे की हालत में रात को वो अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। जाने अनजाने में यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को बता दिया था कि रिशु जिंदा है और उससे पूनम प्यार करती है और यहाँ पे धोखा तुम्हें मिल रहा है। और ये सारी बातें तो अभिमन्यु के डायरेक्ट दिल पे लगी थी। अगली सुबह जब होती है तो यहाँ पर अभिमन्यु रानी को रिशु के पास कॉल करके उससे मिलवाने के लिए कहता है और रानी भी ऐसा ही करती है। तब वो लोग एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर वो झूले में बैठकर वो तीनों बात कर रहे थे। अब यहाँ पर अभिमन्यु बताता है कि वो उनकी हेल्प करेगा, थाईलैंड जाने में वो उनकी पूरे तरीके से हेल्प करेगा। जिस पर रिशु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, फिर इसके बावजूद तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर के अभिमन्यु कहता है कि किसी न किसी दिन तो रानी का तुमसे दिल भर जाएगा। उसके बाद कहीं न कहीं उसे उम्मीद है कि रानी उसी के पास आएगी। ये बात सुनने के बाद रिशु को कहीं न कहीं लग चुका था कि अभिमन्यु जो है वो ठीक इंसान नहीं है। इसके बावजूद वो दोनों उसकी मदद लेते हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद अभिमन्यु रिशु को एक क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर वो पुलिस से बच सकता है, कुछ दिन यहाँ पर सेफ रह सकता है। अब यहाँ पर अभिमन्यु कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम कर देगा और उन दोनों को थाईलैंड पहुँचा देगा। तो यहाँ से अभिमन्यु के जाने के बाद तुरंत ही बाद पूनम आ जाती है। पूनम को यहाँ का पता लग चुका था, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। यहाँ पर रिशु जो है वो पूनम को किस करता है और वो उसे कहता है कि वो उसे 1 महीने के बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद तो पूनम खुशी खुशी यहाँ से चली गई थी। उसके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पर लल्लन नाम का एक आदमी आता है। अब ये कौन है इसका आपको थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। लल्लन के जाने के तुरंत बाद ही आता है अभिमन्यु। अब अभिमन्यु यहाँ पर रिशु को खाना देने के लिए आया था, जिसके बाद वो दोनों ही बात करने लग पड़ते हैं और उन दोनों की बातों से रिशु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु जो है वो रानी के प्यार में पूरे तरीके से पागल है। अब यहाँ पर अभिमन्यु रिशु को बताता है कि एक जमीन के सिलसिले में उनके चाचा से लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें उसने अपने पूरे चाचा के परिवार को खत्म कर दिया था। साथ ही यहाँ पर अभिमन्यु को एक और बात पता लग चुकी थी कि यहाँ पर कोई न कोई तो जरूर आया है। और जब रिशु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु तो बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, तब यहाँ पर रिशु जो है वो अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अभिमन्यु रिशु के ऊपर एक भारी चीज गिरा देता है और उसे यहीं पे लॉक करके यहाँ से भाग जाता है और वो फिर रानी को लेकर यमुना नदी पे घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वो रानी से कुछ बातें कहता है कि आज तक जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया है उन लोगों को उसने कभी भी माफ नहीं किया है। और साथ में ही अभिमन्यु अपने बारे में भी कुछ चीजें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा है। इसका मतलब अभिमन्यु ने भी अपनी फैमिली को खुद ही मारा था। और दूसरी तरफ रिशु जो है वो उस जगह से बाहर निकल आया था। और रात में हम अभिमन्यु और रानी को देख पाते हैं और अभिमन्यु के घर पर ही हम दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक्स को देखते हैं, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है और उसने भी दिनेश पंडित की सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। तो प्लानिंग क्या करनी है रानी जो है वो उसी बुक की आधार पर करती है। लेकिन अब अभिमन्यु को उन बुक्स के बारे में सब कुछ मालूम है। अब यहाँ पर अचानक से अभिमन्यु जो है वो उसके सिर पर वार करता है, जिसकी वजह से रानी का सर जो है वो टेबल से टकरा जाता है। अब हमें यहाँ पर मूवी का स्टार्ट वाला ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रानी जो है वो अभिमन्यु से भागते हुए पुलिस स्टेशन आ जाती है और यहाँ पर वो पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा। अब यहाँ पर रानी ने उसे बता दिया था कि रिशु जिंदा है और अभिमन्यु से भी मार देगा। अब यहाँ पर रानी ने चाचा को ये भी बता दिया था कि अभिमन्यु ने ही अपनी फैमिली को मारा था और अभिमन्यु जो है वो 1 नंबर का साइको किलर है। जिसके बाद मोन्टू चाचा इंस्पेक्टर किशोर के पास फोन करते हैं। अब यहाँ पर वो उन्हें ढूंढ
ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास एक कॉल आता है और उन्हें यमुना नदी के तट पर 2 लाशें मिली हैं। अब इन्हें ये लग रहा होता है कि ये लाश शायद ऋषु और अभिमन्यु की होगी, इसलिए यहाँ पर रानी को पहचान करने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जो 2 लोग मारे गए हैं वो पूरे तरीके से जलकर मार चुके हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक थी। अब यहाँ पर रानी को तो मालूम चल चुका है कि कौन 2 लोग मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रानी की वजह से ही हुआ है, इसलिए यहाँ पर रानी को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और लोगों में उसकी बुरे तरीके से पिटाई करके उसकी पूछताछ भी करते हैं। लेकिन रानी तो कुछ भी नहीं बताने वाली थी। तभी यहाँ पर मोन्टू चाचा जो है वो मीडिया में एक झूठी खबर फैला देते हैं कि लोगों में रानी की बुरे तरीके से पिटाई हो रही है, और ये सारी न्यूज ऋषु ने भी देख ली थी। अब यहाँ पर ऋषु अपने प्यार को बचाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने कहा था कि वो पुलिस वालों को सरेंडर करता है, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को छोड़ना होगा। अब यहाँ पर ऋषु कहता है कि आज रात 8 बजे वो रेलवे ब्रिज पे सरेंडर करने के लिए आएगा, और वो कहता है कि जब वो ब्रिज पर आएगा और रानी उसके पास सही सलामत आ जाएगी तो वो पुलिस वालों को सरेंडर कर देगा। अब यहाँ पर मोन्टू चाचा भी एक प्लान बनाते हैं। जैसे ही ऋषु ब्रिज पर आएगा तो पुलिस वाले पीछे से घेर कर उसे पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर शाम का सीन आता है जब ऋषु ट्रेन से उतरता है और अकेले ही सरेंडर करने के लिए आगे आता है। मोन्टू चाचा भी रानी को अकेले ब्रिज पे भेज देते हैं। जैसे ही रानी ऋषु के पास पहुंचती है तो वो ऋषु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी मोन्टू चाचा की पुलिस की टुकड़ी उनके पास आने लगती है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला है वो आगे आता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही है। अब यहाँ पर अभिमन्यु ऋषु से कहता है अगर रानी मेरी ना हो सकी तो वो किसी की भी नहीं हो सकती, और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब इनकी लड़ाई के बीच ही रानी का पाँव स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज से गिरने लगती है कि तभी उसे ऋषु पकड़ लेता है। अब यहाँ पर अभिमन्यु दोनों को ही ब्रिज से नीचे फेंकता है और नीचे यमुना नदी में तो खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। अब यहाँ पर तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। अब हमें फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी लाशों को ढूंढा जा रहा था, क्योंकि पुलिस वालों को यही लग रहा था कि ये तीनों मर चुके हैं। अब ये बात यहाँ तक आ गई थी कि ये केस बंद होने वाला था, लेकिन यहाँ पर मोन्टू चाचा को इनका राज पता चल चुका था। जहाँ मोन्टू चाचा अपने सीनियर को बताते हैं कि अभिमन्यु की दुकान के सामने वाले सीसीटीवी की हमें रिकॉर्डिंग मिली है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था, और इसी वजह से लल्लन अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर रहा था और इससे पैसे खा रहा था। और सीसीटीवी की फुटेज से पता चलता है कि लल्लन एक दिन जब अभिमन्यु की दुकान पर आया तो उसके बाद से वो कभी नहीं मिला, बल्कि फिर उसकी डेड बॉडी ही मिली थी पुलिस वालों को। जिसके बाद हमें पूनम को दिखाया जाता है कि वो भी अभिमन्यु की दुकान पर ही आई थी और उसको भी अभिमन्यु ने जान से मार डाला। अब यहाँ पर जो 2 लोग मारे गए थे वो कोई और नहीं लल्लन और पूनम थी। जिसके बाद अभिमन्यु के घर के सामने वाले सीसीटीवी की फुटेज से पता चला कि अभिमन्यु और रानी 7 बजे घर आए थे, और थोड़ी देर के बाद ही एक और आदमी इनके घर पर पहुंचा, और 10 बजे के आसपास रानी जो है वो रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। और रानी के यहाँ से जाने के बाद अभिमन्यु और ऋषु यहाँ से एक स्कूटी में बाहर निकले। अब इतनी देर वो लोग अभिमन्यु के घर में थे तो इनके बीच कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर से पकी होगी, लेकिन सर का मानना ये है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिरे हैं, इसलिए उन तीनों के केस को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ महीने बाद का हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रानी को देख पाते हैं जो कि काफी उदास बैठी थी, जहाँ पर वो अपना इंसिडेंस याद करती है। जब वो पानी से बाहर निकले तो अभिमन्यु और रानी ही सिर्फ बच पाए थे। ऋषु की पानी में डूब के ही मौत हो गई। जिसके बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो गए और रानी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है, और अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है। जब यहाँ पर रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी यहाँ पर रानी को दिनेश पंडित की एक लाइन नजर आती है एक बच्चे की बुक पे। कहीं ना कहीं ये लाइन ऋषु ने ही लिखी थी, जिनके पास दिनेश पंडित की एक बुक पहुँचती है, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये लोग अब भी जिंदा है। इसलिए 20 मार्च को चाचा को टोटा मैना लवर्स पॉइंट पर 10 बजे बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन बॉक्स से भी एक चिट निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर्स स्पॉट पर बुलाया जाता है। जिसके बाद हमें वो स्पॉट दिखाया जाता है जहाँ पर रानी जो है वो एक किनारे पे खड़ी थी। अब रानी यहाँ पे अभिमन्यु से कहती है कि जब ऋषु की जान गई तो उसे ऐसा लगा कि वो तुम्हारे साथ आगे बढ़ पाएगी, लेकिन जब से उसे मालूम चला है कि उस रात क्या हुआ था, अभी वो ये सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी यहाँ पर मोन्टू चाचा भी पुलिस वालों के साथ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभिमन्यु ने ऋषु का पानी के अंदर ही एक हाथ निकाल लिया था, क्योंकि ऋषु का एक हैंड नहीं था इसलिए वो प्लास्टिक का हैंड पहनता था, और उस रात अभिमन्यु ने मौका देखकर उस हाथ को
निकाल लिया ताकि वो डूब के मर जाए, लेकिन यहाँ रिशु बच चुका था। फिर हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि उसी पॉइंट से छलांग लगा देती है। अब क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि रानी और रिशु दोनों ही मर चुके हैं, तो उन्हें सिर्फ अभिमन्यु को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा करना था। मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है रानी और रिशु एक साथ खड़े होते हैं और ये सारा प्लान रानी और रिशु ने मिलकर ही बनाया था, जहाँ पर रानी पुलिस वालों के सामने छलांग लगा देगी जिससे कि ये दोनों ही बच सकेंगे, क्योंकि रिशु तो पहले ही पुलिस वालों की नजर में मर चुका है। इसलिए अब यहाँ पर ये दोनों आजाद हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।